अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शुड वी स्टार्ट विद द लेक्चर? बच्चे अभी पूरे नहीं आए। वी हैव 87 participants. So, if you want me to start, or should I wait for a few more minutes? वैसे तो it's just a revision. We are going to revise lungs and tracheobronchial tree today. टॉपिक्स तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, पर ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके सब स्टेजेस में भी एंड प्रॉफ में भी. ऑब्वियसली प्रॉफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफ इज द एग्जाम वी हैव टू क्लियर to get ahead. So how many do we have? We have 92. 10 तो बज गए हैं. Can you all hear me? मुझे सिग्नल दें आपको आवाज आ रही है. ओके, गुड. तो हमने आज पढ़ना है लंग्स एंड ट्रीक्यूब्रोंकियल ट्री. तो डायग्राम मैं ये स्लाइड शो कर देती हूँ. सो एज यू कैन सी, लंग्स की पोजीशनिंग सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए. ठीक है ना. एनाटॉमी में यही होता है कि पोजीशन क्या है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसके आगे पीछे उसके रिलेशंस क्या हैं, हाउ इट इज गेटिंग इट्स blood supply, and etc. So as you know, thoracically we have the vertebral column. Thoracic vertebra है 1 to 12. Side पे ribs आ जाती हैं. Anteriorly in the midline we have the sternum, and within the thoracic cage जो viscera हमारे पास पड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, on the right and the left side we have the pleural cavities. We have two cavities, right pleural cavity and left pleural cavity. Right pleural cavity contains the right lung, लेफ्ट प्लूरल कैविटी कंटेन्स द लेफ्ट लंग. ठीक है. और मिडिल में जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द मीडियास्टनम. मीडियास्टनम में ट्रेकिया है और नीचे आके लोअर पार्ट में वी हैव द हार्ट आल्सो. सो अब ये हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, यू कैन सी के दिस इज द ट्रेकिया, ब्लू कलर्ड, कमिंग डाउन फ्रॉम द नेक. लैरिंग से आगे ट्रेकिया हो जाता है. C6 के लेवल पे larynx जो है वो it is continuous with the trachea. Trachea comes down at the level of sternal angle, जो आपको पता है manubrium sternal joint है, sternal angle उसे हम कहते हैं. इस लेवल पे आके ये डिवाइड हो जाता है into two bronchi, two main bronchi. अब two main bronchi कौन से होते हैं? right bronchus, main bronchus and left main bronchus. ठीक है. right main bronchus जो है it has to go towards the right lung और left जो है वो जाएगा left lung में. अब इस डायग्राम में अब आप देखें लंग को, अगर आप देखें तो राइट लंग में वी हैव द सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब. ये तीन जो है दे हैव बीन सेपरेटेड बाय फिशर्स. हॉरिजॉन्टल फिशर है सुपीरियर और मिडिल लोब के दरमियान, देन oblique फिशर है मिडिल और इंफीरियर लोब के दरमियान. सो वी हैव थ्री लोब्स इन द राइट लंग. लेफ्ट लंग में देखिए वी हैव ओनली oblique फिशर, उसमें हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है. So एक ही fissure है dividing the left lung into superior lobe and the inferior lobe. अब because the heart is inclined towards the left side, so space has to be given to the heart. तो left lung जो है उसमें एक बड़ी सी cardiac notch होती है to accommodate the heart. दूसरा क्या है, the lower part of the superior lobe of left lung, इसमें क्या है, there is a projection. You can see this projection going towards the midline. और ये जो प्रोजेक्शन है हार्ट, ये जो लंग की प्रोजेक्शन है ऑफ द सुपीरियर लोब, लेफ्ट लोब लंग की, दिस इज कॉल्ड द लिंगुला. अब यहाँ पे मिडिल लोब तो है नहीं लेफ्ट लंग में, लेकिन लिंगुला को कुछ एनाटॉमिस्ट कहते हैं कि दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग. चलिए ये मेन चीजें हो गई. अब क्या है, इट इज सस्पेंडेड इन द प्लूरल कैविटी. वाई? बिकॉज पूरा मैंने आपको बताया था कि विस्टल और पूरा होता है और उसके दरम्यान में पुराना ये देख लें तो जो थोरेसिक की. अब क्या है कि लंग की अटैचमेंट
ओके, अगर आपको अब आवाज आ रही है, सो टॉकिंग अबाउट द लंग्स, और ये केस की एंकरेज होती है is only through the hilum, और बाकी it is suspended in the pleural cavity. अब एक लंग में, किसी भी लंग में, राइट में, लेफ्ट में, we have the apex, राइट और लेफ्ट दोनों आपको, ये एपेक्स है। उसके बाद हमारे पास अपर लोब है। अब अपर लोब जो है ये राइट लंग का है, लेफ्ट लंग का भी है, लेकिन ये जो मिडिल लोब है, ये एक्चुअली दिस इज शोइंग यू द मीडियास्टर्नल सरफेस ऑफ द राइट लंग। ये भी राइट लंग है, ये भी राइट लंग है, क्योंकि ये मिडिल लोब आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज द अपर, दिस अपर लोब, सॉरी, दिस इज द मिडिल लोब एंड दिस इज द लोअर लोब। अब इस देखना ये है कि मिडिल लोब जो है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, मोर पोजीशनड ऑन द इंटीरियर साइड, एंड लोअर लोब इज मोर पोस्टीरियर साइड। अपर लोब तो खैर इट इज ऑन द अपर साइड। इसी तरह यहाँ आपकी मीडियास्टर्नल सरफेस लंग की नजर आ रही है। दिस इज द कॉस्टल सरफेस विच इज टुवर्ड्स द, विच इज फेसिंग द रिब्स। तो ये कॉस्टल सरफेस है इसकी, है। और बेस इसका जो है वो नीचे होगा, जो जिसको डायफ्रैग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं, विच इज अगेंस्ट द डायफ्राम। ये अपर, दिस इज द मीडियास्टर्नल सरफेस, दिस इज द मिडिल लोब एंड दिस इज द, दिस इज द हाइलम ऑफ द लंग। हाइलम ऑफ द लंग इज कवर्ड बाय द वेस्टल प्लूरा, जिसके अंदर से ये ब्रोंकाई और आपको पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी नजर आ रही है। ओके, दिस इज द लेफ्ट वन। तो यहाँ आप देखेंगे देयर इज ओनली वन फेशियल, अपर लोब एंड लोअर लोब है, इसकी एपेक्स है, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। ये बेस इसको नीचे आपको नजर आ रही है। बेस जो है इट इज अगेंस्ट द डायफ्राम, और बेस जो है इसका बॉर्डर अगर आप देखें तो बड़ा बॉर्डर होता है दोनों बेसिस का। दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, और इसकी यहाँ पे आपको हाइलम भी नजर आ रहा है। सो दिस इज द लेफ्ट लोब। अब हाइलर सरफेस देखें, यहाँ पे ये वाली सरफेस जो है ये ऑल अराउंड पीछे से पोस्टीरियर साइड से अगर आप देखें, दिस इज द कॉस्टल सरफेस, दिस इज द मीडियास्टर्नल सरफेस, जिसमें आपको बहुत सारी ये मार्किंग्स और ग्रूव्स नजर आ रही है, प्लस हाइलम भी नजर आ रहा है। सो ये मार्किंग्स और ग्रूव्स किस लिए? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में व्हिच आर प्रेजेंट इन द मीडियास्टर्नम ऑफ द thoracic cavity, लेकिन obviously they form a groove, they form a marking on the mediastinal surface of the lung. ये राइट लंग आपको नजर आ रहा है, मिडिल लोब है, पोस्टीरियर लोब है, सुपीरियर लोब है, ये इसका हाइलम है। अब इस हाइलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे सुपीरियर लोबार ब्रोंकस है, एक मेन ब्रोंकस होता है, उसके बाद वो तीन में डिवाइड होगा जो राइट साइड पे, बिकॉज इट हैज थ्री लोब्स, तो थ्री लोबार ब्रोंकाई होंगे, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। तो यहाँ पे आपको ये मेन ब्रोंकस की आपको नजर आ रही है, और उसके बीच में से ये निकल रहा है, सुपीरियर का निकल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको ये पल्मोनरी आर्टरीज भी नजर आ रही है। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लू हैं बिकॉज दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी। उसके बाद क्या आ जाता है, आपको ये पल्मोनरी वेन्स नजर आ रही है। पल्मोनरी वेन्स आर द वेसल्स व्हिच आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टुवर्ड्स द हार्ट, एंड दे एंटर इनटू द राइट लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अच्छा, अब मीडियास्टल सरफेस पे अगर आप देखें, ये जो मार्किंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये साथ आपको स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, विच आर क्रिएटिंग दीज मार्किंग्स। यहाँ पे सुपीरियरली अगर आप देखें तो इसोफेगस है, ट्रेकिया की मार्किंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको नजर आएगी, ये एक तो इसकी होती है इसोफेगस की भी इतनी ज्यादा मार्किंग, आपको अगर आप स्पेसिमेन में देखें तो इतनी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये आर्च आपको बड़ा अच्छा नजर आएगा। ये आर्च है अजाइगस वेन का। अजाइगस वेन भी इसोफेगस के साथ साथ पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में जाती है, लेकिन लंग में आपको above the hilum ये arch आपको एक groove नजर आएगा, groove for arch of azygous vein, where the azygous vein arches over the hilum of the lung, right lung, and enters into the superior vena cava, because ये superior vena cava में drain करेगा blood, तो ये it arches over the hilum of the lung, root of the lung, and then enters into the superior vena cava। तो ये superior vena cava जो है ये ग्रूव बना रही है। ये ग्रूव ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन राइट और लेफ्ट साइड की दोनों मिलकर ये सुपीरियर वेना केवा बनाती है, और सुपीरियर वेना केवा के अंदर फिर ये एजाइगस वेन ड्रेन करती है अपना ब्लड। सो वी हैव कार्डियक इंप्रेशन आल्सो। इम्प्रेशन ऑब्वियसली मीडियास्टर्नम में हार्ट पड़ा है तो राइट लंग में भी थोड़ा सा इम्प्रेशन देगा, लेकिन बहुत बड़ी जो है ये इम्प्रेशन, ज्यादा बड़ा इम्प्रेशन लेफ्ट साइड पे है, बिकॉज हार्ट इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे देखिए कार्डियक इम्प्रेशन होगा, बट इट इज वेरी स्मॉल। नाउ यू कैन सी द बॉर्डर ऑफ द, ये इंफीरियर बॉर्डर कितना शार्प बॉर्डर है, ठीक है, ये शार्प इंफीरियर बॉर्डर है, एंड दिस इज द एंगल, ये वाला पार्ट है जो कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस में इट गोज, जब आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं तो ये कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस के अंदर ये
डिसेंड कर जाता है. Now, this is the inferior surface, this is the costal surface, और ये वाली surface जो है ये mediastinal surface है. We have three surfaces. Border अगर आप देखें तो ये anterior border हो गया, posterior border हो गया, और ये sharp inferior border हो गया. और inferior border is actually bordering the base of the lung, and this is the apex towards the upper side. ये हो गया राइट साइड पे. आपने देखिए कि ये सारी चीजें जो है ये आपको मार्किंग्स नजर आ रही हैं. अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें लेफ्ट लंग में, तो वी हैव ओनली वन oblique fissure dividing the superior lobe and the inferior lobe. अब इसमें भी inferior border बहुत शार्प है, आपको नजर आ रहा है. सिमिलरली ये posterior border rounded है और ये anterior border है. और posterior border के साथ आप देखें तो very big groove, आपको you can see the big groove behind the hilum of the lung. This is the groove for the thoracic aorta or descending aorta, और ये ऊपर एक बड़े से arch से continued होती है, which is the arch of aorta. तो दिस इज द ग्रूव फॉर आर्च ऑफ एओर्टा. अब ये हाइलम के ऊपर ये भी ग्रूव है और ये भी ग्रूव है, राइट साइड पे भी ग्रूव है, बट राइट साइड का जो ग्रूव है वो छोटा है. यू कैन सी द ग्रूव फॉर आर्च ऑफ एओर्टा इज अ बिग ग्रूव. तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और देन इट गोज डाउन, ये जो ग्रूव नीचे चला जाएगा फॉर द डिसेंडिंग एओर्टा. ठीक है. उसके बाद आपको इसमें esophagus की भी थोड़ी सी मार्किंग नजर आएगी, बिकॉज esophagus इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. उसके बाद जो मेन चीज आपको बहुत बड़ी यहाँ पे नजर आएगी, एक तो ये कार्डियक इंप्रेशन है. कार्डियक इंप्रेशन यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर. राइट साइड पे भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है. एक कार्डियक नॉच जो इंटीरियर बॉर्डर आ रहा है, एज यू गो डाउन ऑन द इंटीरियर बॉर्डर यू कैन सी कार्डियक नॉच. ये छोटी सी नॉच नजर आएगी, एंड बिलो दिस कार्डियक नॉच द पार्ट ऑफ द सुपीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग इज देयर इज अ प्रोजेक्शन. और ये प्रोजेक्शन जो है गोइंग डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड द लिंगुला. इसको हम लिंगुला कहते हैं. कार्डियक नॉच इंटीरियर बॉर्डर पे है, और इंटीरियर बॉर्डर की जो कार्डियक नॉच है उसके और inferiorly when you go down there's a projection of the lung which is called the lingula. अब इसका हाइलम अगर हम देखें तो इसके हाइलम में भी आपको वही चीजें मिलेंगी. आपको ब्रोंकाई मिलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी, पल्मोनरी वेन्स मिलेंगी, ब्रोंकियल वेसल्स मिलेंगी. अच्छा, हाइलम में अब क्या क्या चीज होगी? ब्रोंकाई है, ऑब्वियसली ब्रोंकियल वेसल्स होंगे. ठीक है. उसके बाद साइड पे दो होती है, सुपीरियर इंफीरियर. राइट भी होती है, लेफ्ट की भी होती है, सुपीरियर एट्रियम, एंड दे आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन वी हैव द लिम्फ वेसल्स, पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स. नर्व्स में क्या होती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है लंग को, तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड द विस्ट्रल एफरेंट फाइबर्स. नेवर फॉरगेट द विस्ट्रल एफरेंट फाइबर्स, बिकॉज sympathetic or parasympathetic or autonomic nervous system is basically an efferent system. ठीक है. ये orders देता है, sympathetic supply देता है, parasympathetic supply देता है, इनकी अपनी अपनी इनकी जो भी इनके effects हैं. but visceral efferent fibers जो हैं, these are the fibers which pass along with the sympathetic fibers. Generally कुछ एरिया बॉडी में है जो जहाँ वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ जाती हैं, लेकिन विस्ट्रल एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो मोस्टली सिंपैथेटिक फाइबर्स के साथ साथ, सिंपैथेटिक फाइबर्स दे आर supplying the organ, visceral fibers वही route लेती हैं going towards the opposite side, so they are going in the opposite direction. जो impulse है, because efferent है, it has to go towards the central nervous system, so efferent impulse है, it is going towards the opposite direction towards the central nervous system. These efferent fibers are important because ये reflex प्रोड्यूस करती हैं. आपके अगर ब्रोंकाई में कोई चीज है, ट्रीकिया में कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, तो कफ रिफ्लेक्स जो होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? रिफ्लेक्स में देयर इज ऑलवेज एन एफरेंट फाइबर. ठीक है. सेंसेशन आएगी, सेंसेशन होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि हाँ जी यहाँ कोई चीज पड़ी हुई है, तभी कफ रिफ्लेक्स होगा. ठीक है ना. तो विसरल एफरेंट फाइबर्स, एक तो ये रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो पेन जो फाइबर्स हैं वो भी एफरेंट फाइबर्स हैं. दे आर, पेन इज आल्सो अ सेंसेशन, सो दिस इज पेन सेंसेशन. रिफ्लेक्स जो आपका होता है उसके जो एफरेंट फाइबर्स हैं, दे आर ऑल विसरल एफरेंट फाइबर्स गोइंग, taking the same pathway as the sympathetic nerves but in the opposite direction. अच्छा, root is surrounded by the tubular sheet of pleura. अब अगर इस डायग्राम में देखें तो ये it is surrounded by pleura.
ठीक है। लंग इज ऑल्सो सराउंडेड बाय प्लूरा, तो लंग जो है विसरल प्लूरा है, विसरल प्लूरा इस एरिया में आके ये हाइलम को लाइन करेगा और फिर ये नीचे कंटिन्यू होता है ऐसा पल्मोनरी लिगामेंट, इसकी फिर दो लेयर्स आ जाती हैं, इस तरफ से विसरल आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है, तो ये पल्मोनरी लिगामेंट जो है वो नीचे जो इसकी एक्सटेंशन होती है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट, और ये वाला यहाँ पे इट ओपन्स अप एंड सराउंड्स द हाइलम ऑफ द लंग। ठीक है। अच्छा, ये जो सराउंड करता है हाइलम को, इसको हम फिर क्या कहते हैं, मीजोनमोनियम। ठीक है, मीजोनमोनियम हो गया। अच्छा, उसके बाद आप जाते हैं इंफीरियर टू द रूट ऑफ द लंग, पल्मोनरी लिगामेंट आपको मैंने बता दिया, डबल लेयर ऑफ प्लूरा बता दिया। ट्रीकियोब्रोंकियल ट्री की तरफ हम आ जाते हैं। अब ट्रीकियोब्रोंकियल ट्री में क्या है कि लैरिंक्स होता है, आपको पता है, लैरिंक्स में आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द नेजल कैविटी, ये नोज से आप ब्रीथ करते हैं, दिस इज द लैरिंक्स। यहाँ पे लैरिंक्स आता है, व्हाटएवर यू ईट ये माउथ है, यहाँ से खाते हैं एंड इट गोज टुवर्ड्स द एसोफेगस व्हिच इज कोलैप्स ट्यूब। यहाँ पे जो लैरिंक्स इट इज ऑलवेज ओपन, यू हैव टू ब्रीथ ऑल द टाइम। तो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देते हैं ताकि द फूड बोलस डज नॉट गो इनटू द लैरिंक्स। सो दिस इज द लैरिंक्स एट द लेवल ऑफ C6। यहाँ से अगर आप शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो C6 के लेवल पे लैरिंक्स खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ट्रीकिया शुरू हो जाता है। तो ट्रीकिया जो है, लैरिंक्स लीड्स टू ट्रीकिया, और ट्रीकिया लीड्स टू टू मेन ब्रोंकाई। टू मेन ब्रोंकाई कौन कौन से हैं? वन राइट ब्रोंकस which is going towards the right lung। अब राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक तो उसकी डायमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, डायमीटर राइट लंग का बहुत बड़ा है, वाइटर है। राइट मेन ब्रोंकस इज शॉर्टर इन लेंथ एंड इट रन्स मोर वर्टिकल। अब इन चीजों की इंपॉर्टेंस ये है कि जब फॉरेन बॉडी फॉर एग्जांपल चली जाती है कोई, तो इट लैंड्स मोस्टली इन द राइट ब्रोंकस ब्रोंकस से, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फॉरेन बॉडी, मेन ब्रोंकस में जाके लॉज हो जाएगी, या और आगे चली जाएगी तो मिडिल लो ब्रोंकस में चली जाएगी, और नीचे चली जाएगी जो इंफीरियर में। बट इतनी ज्यादा आगे जाती भी नहीं, फॉरेन बॉडी होती है इतनी छोटी, तो कोई उससे बहुत पहले कफ रिफ्लेक्स हो जाता है। So the right main bronchus is shorter, wider, runs more vertically as compared to the left main bronchus. Left main bronchus passes infrolaterally. इसकी डायरेक्शन ही अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन ही infrolateral हो जाती है. This is more vertical. This goes infrolaterally and it passes below the arch of the aorta also. अच्छा जी, it passes below, left जो है वो passes below the arch of aorta, esophagus, thoracic aorta, and it reaches the hilum of the left lung. अब एक मेन जो ब्रोंकस going to divide into 3 secondary lobar bronchi. एक मेन राइट ब्रोंकस हो गया, ठीक है। राइट ब्रोंकस इज गोइंग टू डिवाइड इनटू सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई। 3 लोब है तो 3 लोबार ब्रोंकाई होंगे राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या है? वी हैव 2 लोब्स, तो वी आर गोइंग टू हैव 2 लोब। हमको लोबार इसलिए कहते हैं कि उन्होंने लोब में जाना होता है। तो लेफ्ट साइड पे वी हैव 2 लोबार ब्रोंकाई बिकॉज दे आर गोइंग टुवर्ड्स द 2 लोब। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई हो गया, लोबार ब्रोंकाई हो गया। उसके बाद दे हैव टू डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये तो डायग्राम होगी, अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। राइट है, इट इज डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रोंकाई। ये सुपीरियर लोब के लिए, मिडिल लोब के लिए, इंफीरियर लोब के लिए। ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है, दिस डिवाइड्स इनटू 2 लोबार ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी को हम लोबार भी कहते हैं। ठीक है, लोबार जो है वो सुपीरियर लोब में जाएगा, लेफ्ट लंग वाला, और इंफीरियर लोब में जाएगा बिकॉज दे ओनली 2 लोब्स। अब ये जो लोबार ब्रोंकाई है, दे आर अगेन गोइंग टू डिवाइड, ये ब्रांचिंग होती चली जाएगी। इनकी जो ब्रांचेस होंगी दे आर कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ये थे, सेकेंडरी वो थे लोबार जो लोब्स में गए, टर्शरी वो है जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में जाएंगे, एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सो ईच लोब इज डिवाइडेड, लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो बड़ी टिपिकल किस्म के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि
लैरिंग्स हो गया, वॉल। अच्छा, ये ट्रेकिया आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, ट्रेकिया वाला पोर्शन आ गया। ब्रोंकाई में हम पहले बाद में जाते हैं, मैं ट्रेकिया आपको पहले पढ़ा देती हूँ, बिकॉज ट्रेकिया ऑल्सो कम्स, सो बिगिनिंग एट द लाइक C6 के लेवल पे ट्रेकिया शुरू हो जाता है एंड इट एंड्स एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, ठीक है, जहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा इनटू मेन ब्रोंकाई। अब इसमें क्या होता है, 9 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर की डायमीटर जनरली होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर हाईलाइन कार्टिलेजेस होते हैं, सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेजेस। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेजेस ये आपको नजर आते हैं। और सी शेप क्यों, क्योंकि सी के जो ओपन एंड है वो पोस्टीरियरली है। व्हाई इट इज पोस्टीरियरली, बिकॉज पोस्टीरियर देयर इज एसोफेगस, ये भी आपको बताया था। एसोफेगस ने डायलेट करना है, बिकॉज जब बोलस ऑफ फूड एज इट पासेस थ्रू द एसोफेगस, तो उसने डायलेट करना है, तो उसको जगह चाहिए। तो अगर ये कार्टिलेजेस ऑल अराउंड होंगी तो उसको डायलेट करने की जगह नहीं मिलेगी। तो पोस्टीरियरली सी शेप कार्टिलेज इट इज ओपन, जो सी का जो ओपन एंड है वो पोस्टीरियरली लोकेटेड है। 15 to 20 तकरीबन कार्टिलेजेस होती है। और जो लास्ट कार्टिलेज होती है, दिस लास्ट कार्टिलेज, इसकी जो इट हैज अ प्रोजेक्शन ऑन द पोस्टीरियर साइड, और उसको हम कहते हैं करीना, ठीक है। ये भी बात आपसे हो गई थी, बिगिंस एट C6। और इसकी जो बाइफिकेशन है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बाइफिकेशन राइजेस अबाउट 1 वर्टिब्रल लेवल। तो स्टर्नल एंगल पे है, स्टर्नल एंगल का जो लोअर जो स्टर्नल एंगल है दैट इज प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ T4। ये भी आपसे बात हुई थी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करें, तो एंटीरियरली इट हिट्स द स्टर्नल एंगल एंड पोस्टीरियरली इट रीचेस द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टेब्रा, ठीक है। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है कि ट्रेकिया राइज करता है 1 वर्टिब्रल लेवल, और इंस्पिरेशन में, और स्पेशली अगर डीप इंस्पिरेशन करें तो T6 तक जा सकता है। करीना की बात हो गई। अब ये ट्रेकिया आपको नजर आ रहा है, इसकी पोजीशन भी नजर आ रही है। आर्च ऑफ एओर्टा इसके एंटीरियरली है, उसके बाद ट्रेकिया है, और ये स्टर्नल एंगल पर डिवाइड हो रहा है। ये ब्रोंकियल आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही है। दिस इज द राइट मेन शॉर्ट वाइड राइट ब्रोंकस। और ये देखें, रिलेटिवली इन दोनों का डायमीटर कम है, इट इज मोर वर्टिकल, और ये एक साइड पे हो जाता है, इंफ्रोलैटरल इसकी डायरेक्शन होती है। और ये फौरन ये डिवाइड कर जाता है इनटू द सुपीरियर लोबार ब्रोंकस और मिडिल और इंफीरियर लोबार ब्रोंकस। अच्छा जी, अब ब्लड सप्लाई अगर आप देखें तो ट्रेकिया जो है, अपर 2/3 ऑफ ट्रेकिया इन द नेक, तो नेक की आर्टरीज उसको सप्लाई करेंगी। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरीज जो है सप्लाई दी सुपीरियर 2/3 ऑफ द trachea. Lower 1/3 is supplied by the bronchial artery, because ये lower 1/3 जो है वो chest या आप कहें कि thoracic cage के अंदर आ जाएगा, तो mediastinum में आ जाता है। तो यहाँ पे bronchial arteries इसको सप्लाई करती हैं। lymphatic drainage neck के region में pre-tracheal है, paratracheal है, deep cervical lymph nodes neck के region में सप्लाई करती हैं। pre और paratracheal तो trachea के साथ साथ इधर भी जाएंगी, thorax के अंदर भी। नर्व सप्लाई वेगस नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है। और ट्रेकियालिस एक मसल है, छोटा सा मसल है, विच इज प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया वेयर द कार्टिलेज इज ओपन। तो वहां पे कार्टिलेज जहाँ पे नहीं होती, वहां पे ट्रेकियालिस मसल होता है, एंड दैट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर्स। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्रेकिया डिवाइडिंग इनटू, अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू द सेम डायग्राम्स। ये राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस है, ये आपके, ताकि आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएं, ठीक है ना। बाकी तो आपने याद करनी है साथ साथ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको फिर कभी मुश्किल नहीं होती। अब अगर आप देखें तो राइट ब्रोंकस जो है, इट इज डिवाइडिंग इनटू राइट अपर ब्रोंकस या राइट सुपीरियर या सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, ठीक है, इसने सुपीरियर लोब में जाना है। अब ये जो लोबार ब्रोंकस है, इट इज above the right pulmonary artery. ये pulmonary trunk है dividing into right pulmonary artery, left pulmonary artery. ये left राइट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर ही सुपीरियर टू दिस इट इज अराइजिंग फ्रॉम द राइट मेन ब्रोंकस, तो इसको एपार्टीरियल भी कहते हैं, एपार्टीरियल, ठीक है। तो ये सुपीरियर लोबार ब्रोंकस है। उसके बाद बाकी जो है द रेस्ट ऑफ द, ये मिडिल में आ जाता है, ये लोअर लो ब्रोंकस है, पासेस पोस्टीरियर टू द राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, इसके the left main bronchus passes posterior to the left pulmonary artery, ठीक है। लेफ्ट pulmonary artery के posteriorly जाता है और फिर डिवाइड करता है into superior lobe and inferior lobe। इसका जो superior lobe bronchus है, it comes out, or it comes out from the main bronchus
posterior to and below the left pulmonary artery. ये जो है it comes out, इसकी डिवीजन हो जाती है above the right pulmonary artery. तो main bronchus then divided into secondary lobar bronchi. Secondary lobar because ये secondary है और इन्होंने एक lobar, they are going to supply one lobe of the lung. तो right side पे 3 है तो 3 lobar bronchi होंगे, 3 secondary lobar bronchi होंगे, left side पे 2 secondary lobar bronchi होंगे. Now these are going to divide into tertiary segments. अब tertiary segment bronchi जो हैं, they are according to the bronchopulmonary segment. अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक बड़ा एक आप समझे एक सेपरेट पिरामिडल शेप्ड एरिया ऑफ द लंग है, जिसमें एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की एक ब्रोंकाई जाएगा, टिपिकल जो है उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें जाते हैं वो एक टर्शियरी सेगमेंट ब्रोंका, एक टर्शियरी ब्रोंकस जाएगा, उसके साथ उसकी पल्मोनरी आर्टरी भी है, ब्रोंकियल आर्टरी भी है, नर्व्स है, ठीक है, वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं और लिम्फेटिक्स भी हैं. Now each bronchopulmonary segment is a whole segment, complete segment in itself. Each bronchopulmonary segment is separated from the other segment by a connective tissue septa. अब connective tissue septa से जब separate होता है तो surgically each segment can be resected without disturbing the other segment, because इसकी अपना इसका bronchus है, इसका tertiary bronchus है, इसका अपना इसकी अपनी pulmonary artery का एक उसकी ब्रांच है, pulmonary vein इसमें से निकलेगी, उसके बाद bronchial artery की एक ब्रांच इसको मिलेगी. सो एक इट इज वन कंप्लीट पैकेज. तो राइट लंग के अंदर सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब है. सुपीरियर लोब के अंदर जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं वो एपिकल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, ठीक है. इसी तरह मिडिल लोब में जो है यही आपको आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सुपीरियर है, इंफीरियर है. सुपीरियर लोब के अंदर एपिकल होती है, पोस्टीरियर है और इंटीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है. दीज आर द नेम्स. मिडिल लोब में मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है और लैटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है. इंफीरियर लोब में एक सुपीरियर सेगमेंट होता है, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल, ठीक है. लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब में एपिकल होगा, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है. अब लेफ्ट लंग के अंदर आपको अगर याद हो तो लिंगुला भी था. लिंगुला के दो अपने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर, ठीक है. तो सुपीरियर लोब के अंदर एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर तो इसी तरह हो गए, प्लस सुपीरियर एंड इंफीरियर लिंगुलर भी हैं. इंफीरियर लोब के अंदर we have the similar segments as the right one: superior, medial basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal. because ये basal side पे हैं, lower lobe है, तो इसलिए इनका नाम superior और medial basal, anterior basal, lateral basal and posterior basal होता है. ओहो, अच्छा जी, गलत हो गया. ठीक है जी. अब इसे हम आगे जाएं तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में नो साउंड, नो साउंड. सब स्टेज 1 के सिलेबस में ये सारा है बेटा. लंग्स, हमारे लंग्स और प्लूरा फर्स्ट सब स्टेज के सिलेबस में है. अच्छा, अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ए जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट सब. कैन यू हियर मी? साउंड आ रही है? ठीक, अभी आ रही है. ओके अच्छा जी. लार्जेस्ट सब डिवीजन जो है, मैं रिवाइज इसीलिए आपको करा रही हूँ बेटा कि ये सारा सब फर्स्ट सब स्टेज में आएगा. तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है, इट इज द लार्जेस्ट सब डिवीजन ऑफ अ लोब. एक लोब को हम डिवाइड आगे करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में, और टिपिकल सेगमेंट्स मैंने आपको बताए हैं. अब एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है, इट इज द लार्जेस्ट सब डिवीजन ऑफ अ लोब. पिरामिडल शेप मैंने आपको बताया था, बेस इज टुवर्ड्स द सरफेस और इसकी जो एपेक्स है टुवर्ड्स द रूट ऑफ द लंग होती है. सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट सेगमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ये भी मैंने आपको बता दिया. इंडिपेंडेंट, इट हैज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सेगमेंटल ब्रोंकस होता है, व्हिच इज अ टर्शियरी ब्रांच. तो टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकस जो है, इट एंटर्स इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. इसकी अपनी एक ब्रांच होती है पल्मोनरी ट्री की, ठीक है. अच्छा, पल्मोनरी वेन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा में होते हैं.
तो सेप्टा इसके अंदर पल्मोनरी वेन नहीं जाती. पल्मोनरी वेन जो है these are present in the connective tissue septa which are separating the bronchopulmonary segments. So they are drained by intersegmental pulmonary veins which are present in the connective tissue septa. 18 to 20 in number usually होते हैं. राइट लंग में 10 होते हैं और लेफ्ट लंग में भी इसी तरह 10 होते हैं. सर्जिकली रिसेक्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पैथोलॉजी हो जाती है, सर्जरी करनी है, लंग की कोई टिश्यू रिमूव करना है, तो एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कैन बी रिसेक्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और अदर पार्ट ऑफ द लंग. अच्छा, अब ये टर्शरी सेगमेंट तक तो हम आ गए थे. अब टर्शरी ब्रोंकाई तक हम आ गए कि जी टर्शरी ब्रोंकाई हो गया और उसके हमने बताया कि क्या क्या उसके नाम है. अब टर्शरी सेगमेंट के आगे क्या होता है? टर्शरी के बाद क्या होता है कि वो डिवीजन तो होती चली जाती है, ठीक है, ब्रांचिंग होती चली जाती है, बिकॉज टर्शरी सेगमेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट भी अभी बहुत बड़ा है ना. अभी हम एल्वियोलाई तक पहुंचना है एंड एल्वियोलाई इज द स्टेज जहां पे गैस एक्सचेंज होती है. तो टर्शरी ब्रोंकियल सेगमेंट जो है they keep on dividing. तो 20 to 25 जनरेशन जो होती है वो कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स है. पहले तो ये ब्रोंकाई थे, मेन ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस एंड टर्शरी सेगमेंट ब्रोंकाई. उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं. तो टर्शरी सेगमेंट जो है वो आगे 20 to 25 जनरेशन डिवाइड करता चला जाता है और ये जो डिविजन है इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स बिकॉज दे आर कंडक्टिंग एयर. इनको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नहीं कहेंगे बिकॉज इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही. वी कॉल इट कंडक्टिंग bronchioles. ठीक है. अब ये conducting bronchioles, they are conducting air. Eventually they end in the terminal bronchioles. अब जो एंड वाली आती है इसकी स्टेज, इसको हम कहते हैं आफ्टर 20 to 25 जनरेशन वी कॉल इट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है उसके अंदर, अब ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये टिपिकल आप हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे कि इनके अंदर कार्टिलेज नहीं होती, ग्लैंड्स भी नहीं होते, एल्वियोलाई भी नहीं होते. उसके बाद जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं फिर आगे डिवाइड करते चले जाते हैं सेवरल जनरेशन. इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसलिए कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी हैं, ये कंडक्ट भी कर रहे हैं और इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है. गैसेस एक्सचेंज इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर भी आउट पॉकेटिंग्स एल्वियोलाई बनने शुरू हो जाते हैं. थिन वॉल आउट पॉकेटिंग यानी एक सैक्स से निकलने शुरू हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की वॉल में से जो एल्वियोलाई हैं. तो एल्वियोलाई यहीं से शुरू हो जाते हैं बनने, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से ही. तो इसलिए हम इनको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. अब पल्मोनरी एल्वियोलस, बेसिक एल्वियोलस क्या एक स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. और ये एक बलून शेप, एक सैग शेप आउट पॉकेटिंग निकलती चली आती है. अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक हम पहुंचे थे. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की आगे भी डिविजन्स होती हैं, ठीक है, इसकी भी आगे डिविजन्स होती हैं, लेकिन इसमें एल्वियोलाई भी शुरू हो जाते हैं. अब इनकी आगे जो डिविजन्स होती हैं इनको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल दे गिव राइज टू 12 to 11 एल्वियोलर डक्ट्स. इनके अंदर से भी डक्ट्स निकलते हैं. अब डक्ट्स के अंदर भी एल्वियोलाई बनते हैं और उस अंदर एल्वियोलाई भी बनते हैं और 5 to 6 एल्वियोलर सैक्स भी बनते चले जाते हैं. और एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर जब ये सैक्स बनते हैं तो ये सैक्स जो एक मेन सैक होता है उसके अंदर बहुत सारी सैक्स बनते हैं. ये आपको नजर आते चले जाएंगे ये कितने सैक्स बने. ये डक्ट है बेसिकली, डक्ट के अंदर भी सैक है. और डायग्राम अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है. ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर भी एल्वियोलाई सैक्स निकल रहे हैं. ये क्यों इतने ज्यादा सैक्स बनते हैं? दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया where the gases exchange will take place. तो ये surface area increase हो रहा है. तो respiratory bronchial के अंदर भी ये बन रहे हैं. फिर ये alveolar ducts हैं, इनके अंदर भी alveolar sac बन रहे हैं. फिर ये एक main alveolar sac, बड़ा sac बनता है जिसके अंदर से भी sacs निकल रहे हैं. ठीक है, एक main area है, एक main region है, समझो एक room है और उस रूम के अंदर से भी छोटे छोटे रूम्स और बनते चले आ रहे हैं. ठीक है ना, तो ये एल्वियोलर सैक्स बन रहे हैं. और ये आपको नजर आ रहा है एल्वियोलर डक्ट की ओपनिंग और उसके अंदर ये मेन रूम और ये एल्वियोलर सैक्स है. ये सारा जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं फॉर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज बेसिकली. तो ये अब ये आपको एल्वियोलर सैक्स नजर आ रहे हैं. इसके अंदर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच जा रही है. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है. ठीक है, ये ब्लू नजर आ रही है because it is carrying the deoxygenated blood. और यहाँ पे gases exchange होती है alveoli में और उसके बाद oxygenated blood is carried by the pulmonary veins which are present in the connective tissue septa. Veins are not present inside. ये connective tissue septa में है और ये red है. They are carrying oxygenated blood. यहाँ पे जो आपको red नजर आ रही है ये bronchial है, bronchial arteries है. Bronchial arteries जो है इनकी
बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए होता है ना लंग के अंदर। मैंने आपको बताया था 2 तरह की लंग के अंदर सप्लाई होती है, पल्मोनरी भी होती है और ब्रोंकियल भी होती है। पल्मोनरी इज फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रोंकियल आर फॉर द बेसिक न्यूट्रिशन एंड दे आल्सो कैरी द ऑक्सीजन फॉर द टिश्यूज ऑफ द लंग। तो ये जो अंदर जाएगी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर जो राइट जा रही है, दीज आर ब्रोंकियल आर्टरीज। और ये जो pulmonary veins रेड है, they are carrying oxygenated blood and these veins are present in the connective tissue septa basically, which is separating the bronchopulmonary segments. अच्छा, ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अब रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी कि क्वाइट रेस्पिरेशन होती है। क्वाइट रेस्पिरेशन होती है जब आपकी रेस्टिंग फेज में आप होते हैं, लाइंग डाउन या सिटिंग डाउन, क्वाइटली काम क्वाइट कंडीशंस हैं, तो इसमें क्वाइट रेस्पिरेशन चल रही है। इसमें ज्यादा मसल्स एक्ट नहीं करते। मेन मसल जो है क्वाइट इंस्पिरेशन का, इट इज द डायफ्राम, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि केज है, इसके डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स इंक्रीज होंगे तो थोरेसिक कैपेसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। थोरेसिक कैपेसिटी इंक्रीज होगी अंदर तो लो प्रेशर इज गोइंग टू डेवलप इनसाइड द थोरेसिक केज। जैसे हम डायमीटर इंक्रीज करेंगे अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर, सो एयर इज गोइंग टू फ्लो इनसाइड द थोरेसिक केज। और थोरेसिक केज के अंदर कैसे जाएगा, तो एयरवेज के थ्रू जाएगा तो लंग्स में पहुंचेगा। तो क्वाइट इंस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले एपी डायमीटर जो है वो इंक्रीज कैसे करता है, पंप हैंडल मूवमेंट होती है अपर रिब्स की। फर्स्ट रिब जो है वो फिक्स होती है, तो सेकंड टू सिक्स रिब जो है वो दे rise up on the anterior side, sternum also rises up, ठीक है। तो और जो इंक्लिनेशन रिब्स की ऐसे होती है, दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स एंड इंटीरियरली। लेकिन जब ये इंस्पिरेशन होती है, एपी डायमीटर इंक्रीज कैसे करता है कि दे राइज अप, तो ये ऊपर होती है और दे इंक्रीज द एपी डायमीटर। उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर इज इंक्रीज बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट, 7 to 10th रिब में होती है, लोअर रिब्स में होती है। और वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम वैसे डोम शेप्ड होता है रिलैक्स कंडीशन में, लेकिन जब कंट्रैक्ट करता है तो इट गोज डाउन, द डोम्स ऑफ द डायफ्राम गो डाउन एंड दे इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर। तो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, बाय द पंप हैंडल मूवमेंट। ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो गया बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट। वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो गया बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। ये क्वाइट इंस्पिरेशन आपकी चल रही है। अब अगर चलिए क्वाइट एक्सपिरेशन की तरफ, एक्सपिरेशन में बेसिक जो फिनोमेना है दैट इज द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। लंग्स के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो इलास्टिक फाइबर्स, जैसे लंग एक्सपैंड करता है, एयर अंदर जाती है, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होती है, उसके बाद लंग का रिकॉइल होता है बिकॉज द इलास्टिक फाइबर्स आर गोइंग टू कम बैक टू इट देयर ओरिजिनल लेंथ। वो इलास्टिक टिश्यू जो है वो रिकॉइल करता है, और ये रिकॉइल जो है दैट इज द बेसिक फिनोमेना व्हिच लीड्स टू द एक्सपिरेशन। अच्छा, अब बाकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जिन्होंने पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट कराई, रिलैक्स कर जाते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स जो है उनकी टोन जो होती है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर टोनलेस मसल है, उनकी टोन डिक्रीज हुई हो तो एक्सपिरेशन में भी डिफिकल्टी होती है। अब आ जाते हैं हम डीप इंस्पिरेशन पे। आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, आपको ज्यादा एयर चाहिए, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो डीप इंस्पिरेशन होती है। डीप इंस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज मैक्सिमम इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द थोरेसिक केज। क्वाइट रेस्पिरेशन की तो मूवमेंट चल रही होंगी, ठीक है, वो भी होंगी। एडेड क्या होगा उसमें, डीप इंस्पिरेशन में फर्स्ट रिब इज गोइंग टू बी एलिवेटेड बाय स्केलीन मसल्स एंड द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। अब स्केलीन और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड फर्स्ट स्टेप पे जो अटैच होते हैं वो फर्स्ट स्टेप को एलिवेट कर देते हैं। वैसे तो फर्स्ट स्टेप फिक्स होती है इन पे क्वाइट इंस्पिरेशन में, लेकिन जब डीप इंस्पिरेशन चाहिए तो फर्स्ट स्टेप को भी ये एलिवेट करते हैं ताकि थोड़ी सी और कैपेसिटी लंग जो थोरेसिक केज की इंक्रीज हो जाए। तो थोरेसिक स्पाइन जो है वो उसकी भी थोड़ी सी मूवमेंट होती है, क्योंकि थोरेसिक कर्वेचर जो है आपको पता है कि उसकी कन्वेक्सिटी एंटीरियर होती है, ठीक है, तो उसकी कन्वेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी पीछे साइड पे चली जाती है। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर कोई पैथोलॉजी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, किसी वजह से पेशेंट प्रॉब्लम में है, तो डिस्ट्रेस कंडीशन में जब होता है तो जितने मसल्स है आपके जो थोरैक्स के एरिया के मसल्स हैं, दे कम इनटू प्ले। डीप जो क्वाइट रेस्पिरेशन के मसल्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्केलीन और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड ने भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इन एडिशन टू दीज मसल्स, स्कैपुला के साथ जो मसल्स है वो क्या करते हैं, उस स्कैपुला को फिक्स कर देते हैं, और उनकी जो दूसरी अटैचमेंट है वो है रिब्स के साथ।
वो रिब्स पे एक्ट करते हैं एंड दे उनकी पोजीशन को ऐसे चेंज करते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है आपकी. दे पुल अप द रिब्स. तो स्कैपुली आर फिक्स्ड बाय द ट्रेपेजियस, levator scapulae and rhomboid muscles, and they enable the serratus anterior and pectoralis minor to pull up the ribs. ठीक है ना. अब serratus anterior pectoralis minor scapula के साथ भी अटैच्ड है और उसकी दूसरी अटैचमेंट रिब्स के साथ है. तो क्या होती है, इसकी स्कैपुली की अटैचमेंट जो है वो फिक्स हो जाती है, वहां से मूव नहीं करती, लेकिन ये कंट्रैक्ट करते हैं और रिब्स को मूव करने के लिए. ठीक है, स्कैपुला को फिक्स कर देते हैं और रिब को मूव करते हैं, उनकी जो अटैचमेंट रिब्स के साथ है उसको मूव करते हैं. तो ये और एक्स्ट्रा रिब्स की मूवमेंट होती है, उनको दे पुल अप द रिब्स सो दैट एपी डायमीटर इज इंक्रीज. अपर लिम जो है, अगर आपने किसी एस्थमेटिक पेशेंट को देखा है तो क्या होता है कि वो पकड़ लेता है किसी भी चीज को, चेयर की बैक को या टेबल को, किसी को पकड़ लेता है और ये पेक्टोरालिस मेजर मसल को भी फिक्स कर देता है इन द ह्यूमरल अटैचमेंट. जो पेक्टोरालिस मेजर की रिब्स के साथ भी स्टर्नम के साथ अटैचमेंट है और अपर लिम के साथ अटैचमेंट है. पहले तो स्कैपुला को फिक्स किया, अब ये अपर लिम को, ह्यूमरस को फिक्स कर रहे हैं. पेक्टोरालिस मेजर की जो ह्यूमरस पे अटैचमेंट है उसको फिक्स कर रहे हैं और उसकी जो रिब्स पे, स्टर्नम पे जो उसकी अटैचमेंट है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और फिर रिब्स जो है वो दे विल बी पुल्ड अप. तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है कि ऑल दीज मसल्स आल्सो आर एक्टिवेटेड एंड दे पुल अप द रिब्स टू मैक्सिमम इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द थोरैक्स. अच्छा, लंग चेंजेस में क्या होता है कि रूट विल डिसेंड ऑब्वियसली to the level of and the level of trachea also descends as much as 2 vertebra. ठीक है. जाहिर है जब इंस्पिरेशन करते हैं तो पूरी वो ट्रेकिया भी थोड़ा लंबा हो जाता है, वो पूरा जो आपकी जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है वो सारा जो है वो रूट ऑफ द लंग आल्सो गोज डाउन बाय 2 vertebra. तो T4 पे है तो T6 तक चला जाएगा. ब्रोंकाई दे इलोंगेट, डायलेट और alveoli के capillaries भी dilate. ये सब क्या होता है, they are trying to get more air inside. alveoli भी dilate कर जाते हैं, ज्यादा surface area हो जाता है, capillaries dilate करती हैं कि ज्यादा blood उधर आ जाता है, gases exchange की आसानी हो जाती है. elastic tissue in the bronchial wall and the connective tissue are stretched. elastic tissue stretch होगा, ज्यादा air अंदर चली जाएगी, diaphragm descend करेगा, costodiaphragmatic recess of the pleural cavity opens. तो वो स्पेस ज्यादा होने के लिए वो प्लूरल कैविटी के ये जो डायफ्रेगमेटिक रिसेसेस हैं, कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस, ये ओपन करेगी और जो लोअर जो इंफीरियर बॉर्डर है लंग का बिल्कुल वो नीचे हो जाएगा. लंग इज गोइंग टू एक्सपैंड. तो लंग को एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो एक तो प्लूरल कैविटी होगी एक्सपैंड, तो ये रिसेसेस भी खुल जाती हैं डिस्ट्रेस में. अब एक्सपिरेशन में क्या होता है, क्वाइट एक्सपिरेशन में तो मैंने आपको बताया कि इलास्टिक रिकॉइल हो जाती है और बाकी इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करते हैं. तो क्या होता है कि सिंपल एक्सपायरेशन हो जाती है. फोर्स्ड एक्सपायरेशन, आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोर्स द एयर और एक्सपायर द एयर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी और इनसाइड द लंग्स, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो कंट्रैक्ट करती है ज्यादा और इट पुशेस द डायफ्राम अप. और सिमिलरली वो क्या होता है कि वो लंग्स को वो पुश अप करती है और ताकि एयर जो है वो इसकी एक्सपिरेशन हो. क्वाड्रेटिस लंबोरम एक मसल है एब्डोमेन का, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो 12th रिब के साथ अटैच होता है. वो इसको इट पुल्स इट डाउन ताकि ये डायफ्राम जो है वो और ऊपर इसकी रिलैक्सेशन हो. इंटरकॉस्टल मसल्स they will obviously may contract the lower ones. They pull the ribs together to depress them to lower the 12th and rib. और serratus posterior inferior एक मसल था, आपको बताया latissimus dorsi, इनके इतना ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन बेसिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट forced expiration में more important is the role of anterior abdominal wall muscle. anterior abdominal wall muscle जो होते हैं वो contract करते हैं strongly. अच्छा, लंग चेंजेस क्या होती हैं, रूट ऑफ द लंग इज गोइंग टू असेंड. ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. ब्रोंकाई जो है शॉर्ट होंगे, कंट्रैक्ट करेंगे बिकॉज उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो रिकॉइल कर जाएंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे. डायफ्राम इज गोइंग टू राइज अप.
और लोअर मार्जिन जो नीचे चला गया था इनटू कॉस्टोडायफ्रैगमेटिक रिसेस, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको मैंने बताया था कि बच्चों में, क्योंकि बेबीज की जो रिब्स होती हैं उनकी नियरली हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनकी इंक्लिनेशन ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुई होती, तो उसमें अब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में क्या होता है, रिब्स जो है वो ज्यादा ओब्लीक होना शुरू हो जाती हैं, सो उसके बाद वो एडल्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, और एडल्ट फीमेल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, और मेल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थोरेसिक भी और एब्डोमिनल दोनों है। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आ जाती है। अब लंग की अगर ब्लड सप्लाई की तरफ आए तो ब्लड सप्लाई, अब आवाज आ रही है आपको? आई होप ठीक आ रही है। ब्लड सप्लाई हमने पहले भी रिवाइज कर ली थी, लेकिन हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई जो लंग्स ही है, इट्स रिसीव्स टू टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई। एक तो इसको पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, ठीक है, ये अच्छा जी, ये है पल्मोनरी ट्रंक जो लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली। pulmonary trunk divided into right and left pulmonary artery, blue इसलिए because it is carrying deoxygenated blood from the right ventricle। एक तो ये पल्मोनरी होगी। दूसरा जो इसको सप्लाई जाती है वो ब्रोंकियल जाती है। ब्रोंकियल जो है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसकी न्यूट्रिशन के लिए है, और इसकी ऑक्सीजनेशन के लिए, टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए ब्रोंकियल आते हैं। तो ये जा रही है ब्रोंकियल ट्रंक डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज। अब ये ब्रोंकियल आर्टरीज जो है फिर ये डिवाइड होंगी सुपीरियर में, ठीक है, और ये इंफीरियर लोब में जाएगी और मिडिल लोब में जाएगी। इसी तरह ये जो है, जिस तरह आपके लोबार ब्रोंकाई थे, टर्शरी ब्रोंकाई थे, जिस तरह उनकी डिविजन्स होती हैं, इसी तरह ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इसकी भी डिविजन्स होती चली जाती हैं, एंड इट रीचेस द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। ये आपकी होगी। और वापस जो आती हैं पल्मोनरी वेन्स, दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, they are present in the interconnective tissue septa between the pulmonary segments। दोनों साइड से दो पल्मोनरी वेन्स आएंगी। राइट साइड पे जो पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, वो सुपीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों से लेके आती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मिडिल लोब की जो है, इट इज जॉइनिंग द पल्मोनरी वेन, इज जॉइनिंग द पल्मोनरी वेन कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर लोब। सो ये दोनों मिलके एक सुपीरियर pulmonary vein on the right side ये बनाती है, and then there's one inferior pulmonary vein coming from the inferior lobe। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे तो एक सुपीरियर से आएगी, लोब से आएगी, एक इंफीरियर से आएगी, और ये दो पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट साइड से आएंगे। सो वी हैव फोर पल्मोनरी वेन्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे ओपन कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये तो आपके पल्मोनरी हो गया। Now we come to the bronchial arteries. Bronchial arteries are going to supply the nutrition and the oxygenation to the tissue of the lungs. तो लेफ्ट साइड पे जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं वो दो होती हैं, और दे कम आउट फ्रॉम द थोरेसिक अयोटा। थोरेसिक अयोटा से ब्रोंकियल आर्टरीज निकलेंगी और ये लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी। राइट साइड पे एक होती है जनरली, और ये कहाँ से निकलती है? राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से। सुपीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं उनमें जो राइट साइड पे जो सुपीरियर वाली हैं उनमें से जनरली थर्ड से निकलती है। राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल निकलती है, और ये फिर आगे डिवाइड करती चली जाती है सिमिलर टू दी ब्रोंकियल सेगमेंट्स, और ये सप्लाई करती है। ब्रोंकियल आर्टरीज आर ब्रांचिंग ऑफ डिसेंडिंग aorta। pulmonary artery supply deoxygenated blood, ये हम सारी बात कर चुके हैं। Leaf each M2 into left atrium। Right pulmonary artery arise from the pulmonary trunk at the level of sternal angle। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, इसमें वीनस ब्लड होता है, न्यूट्रिशन टीच सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द लंग और विस्टरा पूरा को भी सप्लाई करती है। जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं लेफ्ट साइड पे दो हैं, राइट साइड पे एक है। ये हम बात कर चुके हैं। They are going to enter into azygous system। जो है they enter into the azygous system, और azygous system
एक्सेसरी एजाइगस वेन जो है यहाँ पे ब्रोंकियल वेन्स एंटर करेंगे। अच्छा, अब ये ब्लड कौन सा ड्रेन करती है? ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन ब्लड ओनली अप टू द ब्रेस्ट वाला टॉपिक जो है इट इज इनसाइड द थॉरैक्स इन द केएलएम, तो ये भी आएगा। तो ये नहीं है कि अपर लिम्ब में हमने पढ़ लिया है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अच्छा जी, और आई होप आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग। लंग्स हो गए, अब इन सब की अप्लाइड एनाटॉमी तो ऑब्वियसली इन सब के साथ आती है। सो मीडियास्टिनम जो है बेसिकली ज्यादा मीडियास्टिनम डिटेल में हमने पढ़ना है नेक्स्ट सब स्टेज में, हार्ट पेरिकार्डियम नेक्स्ट सब स्टेज में है। उससे पहले पहले जितना थॉरैक्स का टॉपिक है वो सब आएगा, प्लस थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा। अब ये वर्टिब्रा का जो टॉपिक है ज्यादा वो बैक के रीजन में है। आप अपनी केएलएम खोलें तो जो बैक का रीजन है उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे और उसके जॉइंट्स भी हैं, और जो एब्डोमेन का रीजन है उसके अंदर डायफ्राम है। ठीक है, आप लोगों को अगर मिल नहीं रहा तो बुक के अंदर ढूंढना तो इज वेरी इजी, आप इंडेक्स खोलें और आप उसके अंदर से डायफ्राम सर्च करें तो आपको पता चल जाए। बट एब्डोमेन के रीजन के अंदर डायफ्राम है, तो आप डायफ्राम वहां से पढ़ेंगे। और बाकी जो है थॉरैक्स का जहाँ से थॉरैक्स शुरू होता है वहां से लेके जहाँ पेरिकार्डियम आता है वहां तक, पेरिकार्डियम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो लंग्स, प्लूरा, thoracic cage, thoracic wall, breast, diaphragm, everything is included. अच्छा जी, अब आ जाते हैं पल्मोनरी लिम्फेटिक प्लेक्सिस की तरफ। क्विकली आई विल गो थ्रू इट। कितना टाइम है? 5 मिनट है। हमारे पास सुपरफिशियल प्लेक्सिस है जो सब प्लूरल है, विस्रल प्लूरा के डीप होता है, और उसके बाद डीप लिम्फेटिक प्लेक्सिस है जो बाकी टिश्यू में होता है। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सिस है इट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स जो हाइलर रीजन में ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स। जो डीप लिम्फेटिक प्लेक्सिस है इट फर्स्ट गोज टुवर्ड्स द पल्मोनरी लिम्फ नोड्स जो लोबार ब्रोंका के साथ है, उसके बाद दे गो इनटू द ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स। अब ब्रोंकोपल्मोनरी में सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सिस का आ गया, लिम्फ डीप का भी आ गया। यहाँ से इट गोस इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स एंड दीज आर सिचुएटेड सुपीरियर टू एंड इंफीरियर टू द बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया। यहाँ से फिर दो मेन ट्रंक्स बनते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। राइट मीडियास्टिनल ट्रंक जो है वो मैंने आपको बताया था राइट साइड पे, इट जॉइंस विद द सबक्लेवियन एंड द जगुलर ट्रंक एंड फॉर्म्स द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड एंटर्स द वीनस एंगल। या ये सेपरेट जो है तीनों चीजें अलग भी जा सकती हैं, लेकिन राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड पे बनता है। लेफ्ट साइड पे क्या होता है? Left bronchomediastinal जो trunk है, it may enter separately it mostly enters into thoracic duct but may enter separately into the venous angle also. ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आ जाती है। नर्व्स ऑफ द लंग्स बेसिकली मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक कम्स थ्रू द वेगस एंड सिंपैथेटिक कम्स फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक T2 से लेकर T5 तक आता है। और विसरल एफरेंट फाइबर्स में रिफ्लेक्सिव फाइबर्स भी हैं जो वेगस नर्व के थ्रू वापस जाएंगी, ठीक है, जो कफ रिफ्लेक्स की होते हैं। they pass along with the parasympathetic vagus nerve. जो नोसिसेप्टर है, पेन रिसेप्ट फाइबर्स है, पेन फाइबर्स they go along with the, they take the same pathway as the sympathetic fibers and they reach the central nervous system. और ये मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब जाते हैं तो दे एंटर थ्रू द पोस्टीरियर रूट, क्योंकि ये सेंसरी रूट है स्पाइनल नर्व का, तो ये सेंसरी रूट के थ्रू, पोस्टीरियर रूट के थ्रू दे एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है, वेजोडाइलेटेशन करता है, स्कीटोमोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है पैरासिम्पैथेटिक। वेजोडाइलेटेशन और स्क्रीटोमोटर ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक की जिम्मेदारी है। सिंपैथेटिक जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, ठीक है। तो अगर आप नर्वस है, बहुत ज्यादा सांस पे आप देखें चढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके ब्रोंका डायलेट कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा एयर कैरी खींचते हैं अपने अंदर, तो बहुत सांस आपको चढ़ना शुरू हो जाता है, आप लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज ब्रोंकोडाइलेटेशन बाय द सिंपैथेटिक स्ट्रेस में जब होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इनहिबिशन टू द ग्लैंड। विसरल एफरेंट रिफ्लेक्सिव है, नोसिसेप्टिव है, ये मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ सारा कुछ।
तो नोसिसेप्टिव जो पेन होती है विसरा की, वो विसरा की उसरा की पेन नहीं होती जो सोमैटिक पेन होती है। यहाँ पे पेन होती है केमिकल इरिटेंट्स की, इस्कीमिया की पेन होती है और एक्सेसिव स्ट्रेचिंग की पेन होती है। सो दीज आर द थ्री पेन स्टिमुलाई ऑफ द विसरा। जहां भी आप बाकी भी विसरा पढ़ेंगे तो केमिकल जो पेन होती है केमिकल की वजह से होती है, एस्कीमिया की वजह से पेन होती है और स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होती है। कटिंग पेन नहीं होती। अगर आप काटें लंग को तो उसकी पेन नहीं होगी जिस तरह आप स्किन में करते हैं, वो पेन डिफरेंट है, दैट इज सोमैटिक पेन। Visceral pain is chemical due to chemical irritants, due to ischemia and due to stretching. अच्छा जी, मीडियास्टल सरफेस ऑफ राइट और लेफ्ट लंग में क्या क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ। सो एसेंशली मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या उसमें है। सब स्टेज में क्या आ रहा है, तो मंडे को है, कल आपकी क्लास होगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप करना चाहें, डॉक्टर उस्मा क्लास लेंगी तो आप उन्हें बता दीजिए कि वो क्या आप रिवाइज कराना चाहते हैं। ब्रेस्ट का मैंने आपको डायफ्राम तो करा दिया था रिवाइज, तो ब्रेस्ट का एक है टॉपिक, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उनको बता दीजिए। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज फॉर टुडे।